हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। आज हम मालदीव के बारे में, जो कि न्यू टॉपिक है, सीबीएसई ने 2022 और 23 के का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए रखा था। सीनियर सेकेंडरी में 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में। तो ये आप लोगों के लिए भी एक तरह से न्यू टॉपिक है। अभी ये बुक्स वगैरह में नहीं आया है, बुक्स में या कहीं भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो मालदीव की शासन व्यवस्था जो है कैसी है, मालदीव कहाँ पर स्थित है, मालदीव का भारत के साथ में क्या संबंध है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मालदीव जो है हिंद महासागर में 1200 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, जो कि 26 द्वीपों की दोहरी श्रृंखला में समूहीकृत है। मालदीव को 26 जुलाई 1965 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को भी उपनिवेश रहे हैं हम ब्रिटिश के, तो जिस तरह से हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था, उसी तरह से मालदीव में भी था। लेकिन 26 जुलाई 1965 को ये आज़ाद हो गया और ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ से ख़त्म हो गई और इसको आज़ादी मिल गई। नेक्स्ट देखिएगा, 11 नवंबर 1968 को संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र घोषित कर दिया गया। राजतंत्र प्रणाली थी जिसमें कि सल्तनत का शासन था, और इस तरीके से यहाँ पर 1968 को सल्तनत जो है यहाँ से ख़त्म हो गई और गणतंत्र घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक इसको डिक्लेयर कर दिया गया, गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अब यहाँ की शासन प्रणाली कैसी है? यहाँ की शासन प्रणाली एकात्मक राष्ट्रपति गणराज्य है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो यहाँ का प्रधान है। और पहले आपको बताएं कि पहले जो है यहाँ पर मनोनीत राष्ट्रपति हुआ करता था, इलेक्टेड नहीं हुआ करता था, मनोनीत राष्ट्रपति हुआ करता था। तो मालदीव में सरकार कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इन तीनों से बनी है। जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम में है, ऐसे ही वहाँ पर राष्ट्रपति जो है एकात्मक है, संघात्मक नहीं है। हमारे यहाँ पूरे देश का शासन जो है एक ही सरकार चलाती है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से बनी है। 1968 से पहले सल्तनत के अंतर्गत प्रधानमंत्री नासिर, 1968 में हमने आपको बताया कि 1968 में यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन 1968 से 1978 तक सल्तनत से 1968 से पहले सल्तनत के अंतर्गत प्रधानमंत्री नासिर, यानी सल्तनत के अंतर्गत ही ये थे प्रधानमंत्री नासिर, जो कि 1968 से 1978 तक राष्ट्रपति रहे। ये राष्ट्रपति, इनका जो ड्यूरेशन था, जो इनका टाइम पीरियड था, वो सबसे ज़्यादा था, जिसमें कि ये करीब 10 सालों तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम 1978 से 2008 तक, राष्ट्रपति गयूम जो थे वो 2008 तक रहे। वे एशिया के सबसे लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले नेता थे। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इन्होंने जो है शासन किया और अपने देश का नेतृत्व किया। नंबर 4 देखिएगा, 3 नवंबर 1998 को भारतीय सरकार के, अब ये जो अब्दुल गयूम थे ये 2008 तक रहे, लेकिन इसी बीच में इतने लंबे समय तक ये नेतृत्व कर रहे थे, इसी बीच में तख्ता पलट हुआ था इनका। तो 1998 को भारतीय सरकार के हस्तक्षेप से एक व्यापारी था, जो कि इब्राहिम लुत्फ़ी एक व्यापारी थे, जिन्होंने कि इस सरकार का, अब्दुल गयूम सरकार का तख्ता पलट किया था, करने की कोशिश की थी। लेकिन भारतीय सरकार के हस्तक्षेप, भारत ने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया और इनके हस्तक्षेप से वो तख्ता पलट जो था वो विफल हो गया, तख्ता पलट नहीं हो पाया। अब देखिएगा, इसी तरीके से मालदीव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद अक्सर पुलिस, सेना विद्रोह और हत्या के प्रयास, यानी कि ये जो जितने भी ये बड़े पद हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है, इस सब में ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पर रिवॉल्ट्स की हत्या के प्रयास हो गए, सेना का विद्रोह हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, ये सब इनसे घिरा हुआ है। कौन से? दो तीन पद जो है, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे राष्ट्रपति के हैं, चाहे उपराष्ट्रपति के हैं, ये इन चीज़ों से घिरा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रही है। तो नंबर 6 देखिएगा,
जून 2005 में राजनीतिक दलों के गठन की अनुमति दी गई। इससे पहले यहाँ पर राजनीतिक दलों के गठन की अनुमति नहीं थी, लेकिन 2005 में, जून 2005 में राजनीतिक दलों के गठन की अनुमति दी गई। और मालदीव में इस वक्त जो है कुल 4 राजनीतिक पार्टियां, यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो 4 हैं जो कि पंजीकृत हैं, जिनको कि वैलिड बताया गया है। सिर्फ 4 है यहाँ राजनीतिक दल। अब देखिएगा 2 अगस्त 2008 में एक नए संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव का प्रावधान रखा गया। हमने आपको बताया इससे पहले जो है मनोनीत हुआ करता था। 2008 से पहले मनोनीत कोई भी इसका इलेक्ट होकर नहीं आते थे राष्ट्रपति, उनको मनोनीत कर लिया जाता था, उनको चुन लिया जाता था। अब जो है इसके बाद में 2008 में यहाँ पर क्या हुआ कि संविधान के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उस संविधान के अंतर्गत उसमें ये प्रावधान रखा गया, एक आर्टिकल रखा गया कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, अब वो इलेक्टेड होगा। तो इस तरीके से यहाँ चुनाव प्रणाली जो है, राष्ट्रपति के चयन में चुनाव प्रणाली जो है वो शुरू हुई। अब देखिएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है क्योंकि वही देश का नेता है, सर्वोच्च लीडर है, एकात्मक सरकार है, इसलिए। तो अब एक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, और उच्च न्यायालय की सिर्फ 2 शाखाएं, उच्च न्यायालय की 2 शाखाएं। प्रत्येक एटॉल यानी जो द्वीप है, आपको बताया था कि ये प्रवाल द्वीपों से बना है, 1200 प्रवाल द्वीपों से बना है। तो जो द्वीप है उसको एटॉल कहा गया है। निचली अदालतें, उनमें कई निचली अदालतें हैं। और सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक है, उच्च न्यायालय 2 हैं। अब आ जाता है कि अब यहाँ तक तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो चेंज हो गई। जो सल्तनत है, राजतंत्र से जो है एकात्मक सरकार हुई जिसमें कि राष्ट्रपति का शासन था, लेकिन वो राष्ट्रपति मनोनीत नहीं था। और इसके बाद में 2008 में जो है वो उसका इलेक्शन स्टार्ट किया गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब ये प्रवाल देखिए भारत के साथ संबंध समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि भारत के साथ में इसकी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, वो क्या है। तो हिंद महासागर में मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जो इसकी स्थिति है वो दक्षिण में है। मालदीव जो है दक्षिण में है, लक्षद्वीप से कुछ 100 किलोमीटर पर दक्षिण में है। दक्षिण छोर जो है मालदीव, जो भारत का दक्षिण छोर है लक्षद्वीप, उससे कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव स्थित है, हिंद महासागर में। तो मालदीव की स्वतंत्रता को स्वीकार करने वाले, ये देखिएगा जुलाई में ये स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिशर्स से, और जुलाई में 1965 में स्वतंत्र हुआ था। उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करने वाले सबसे पहले देशों में भारत ही था, जिसने कि इसको एक देश की मान्यता दी। भारत ने मालदीव के साथ कई सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि इनके बीच कई समझौते हुए हैं, जिसमें सैन्य समझौते हैं, आर्थिक समझौते हैं, राजनीतिक समझौते हैं, वाणिज्यिक समझौते हैं। तो इस तरह से कई समझौते हुए हैं। यहाँ इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी है। अब देखिएगा भारत ने क्षेत्रीय मुद्दों, संघर्षों को खुद से दूर रखने की मालदीव की नीति का समर्थन किया है। यानी जो भी क्षेत्रीय, किसी भी देश के कोई क्षेत्रीय मुद्दे हैं, रीजनल डिस्टर्बेंसेस हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो उन सबको जो है मालदीव जो पड़ोसी देश है तो उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता है। तो भारत ने जो है क्षेत्रीय मुद्दों और संघर्षों को खुद से दूर रखने की मालदीव की नीति का समर्थन किया है। कौन सी नीति? क्षेत्रीय मुद्दों और संघर्षों को अपने से दूर रखना। ऐसे ही नंबर 5 देखिएगा, नवंबर 2004 में मालदीव ने नई दिल्ली में एक पूर्ण उच्चायोग की स्थापना की। अब 2004 से इनका संबंध जो है और भी ज़्यादा जो है दृढ़ हो गया। किस तरीके से? क्योंकि मालदीव ने यहाँ पर अपनी एक एम्बेसी जो है वो उसका सेटलमेंट किया। 2004 में यहाँ पर एक पूर्ण उच्चायोग, नई दिल्ली में एक पूर्ण उच्चायोग, आप जानते हैं सभी देशों की एम्बेसी जो है
दिल्ली में है, जो कैपिटल सिटी में हुआ करती है। तो मालदीव ने 2004 में यहाँ पर एम्बेसी बनाई। अब दिखेगा कि मालदीव नंबर 6, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्रमंडल नाम नाम क्या है? नॉन अलाइंग मूवमेंट। नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। और सार्क भी एशियन ग्रुप है, तो सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों पर लगातार भारत का समर्थन किया है। यानी सार्क का समर्थन किया है, नॉन अलाइंग मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया है, संयुक्त राष्ट्रमंडल का समर्थन किया है। एक तरह से भारत के पूरी सपोर्ट में है और भारत की हर नीति पर वो एग्री है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया जाता है। यानी सैन्य संबंध किस तरीके से स्थापित है कि भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास किया जाता है। भारत की सेना जो है मालदीव की सेना को अभ्यास करवाती है। उसको क्या कहा जाता है? एक्वेरिन। उसको एक्वेरिन कहा जाता है। अब आ जाता है कि मालदीव के साथ में और इनके संबंध क्या है। तो उसमें मालदीव को कोविड-19 यानी कि कोविड में महामारी के चलते हुए महामारी में संबंध, महामारी में किस तरह के संबंध रहे हैं, या फिर भारत ने मालदीव की किस तरीके से रक्षा की या मालदीव को कितना सपोर्ट किया है, ये सब है। मालदीव को नंबर 1 देखिएगा, मालदीव को कोविड-19 महामारी के वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए उसको क्या वित्तीय सहायता दी, फाइनेंशियल जो है सपोर्ट उसको दी थी $250 मिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट दी थी। जबकि आप जानते हैं कि उन दिनों जो है इंडिया भी जो है एक तरह से सपोर्ट के लिए तैयार खड़ा था, क्योंकि सभी तरह के जितने भी पूरे ही वर्ल्ड में था कि कोविड से जो भी प्रभाव हो रहे थे, सारा जितना भी व्यापार था वो बंद पड़ा था। इस एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस टाइम पर $250 मिलियन की उन्होंने वित्तीय सहायता दी थी। ऑपरेशन संजीवनी में भारतीय वायुसेना ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर, यानी उसी दौरान कोविड-19 के दौरान भारतीय वायुसेना ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर, मालदीव सरकार ने हमसे अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट की थी, और वहाँ पर भारतीय वायुसेना के जहाज जो है दवाइयाँ लेकर और इसके अलावा चिकित्सकों यानी डॉक्टर जो है उनको लेकर गए थे। और ये भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पर गए थे। नंबर 3 देखिएगा, महामारी के दौरान आवश्यक खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी की गई। जो भी ज़रूरत खाने पीने का सामान था वो भी यहाँ से सप्लाई किया गया, उसकी भी आपूर्ति की गई। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा द्विपक्षीय संधियाँ, सामरिक भागीदारी। द्विपक्षीय संधियाँ कौन कौन सी थी? भारत और मालदीव के साथ में द्विपक्षीय संधियाँ कौन कौन सी थी? तो द्विपक्षीय संधियाँ जो है इसमें हिंद महासागर में अपने स्थान के कारण मालदीव सरकार पड़ोसी पहले की नीति जो है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव ने भारत के लिए एक नीति, एक पॉलिसी जो है वो अपना रखी है, जिसमें कि पड़ोसी पहले, वो इसको प्रेफरेंस देते हैं ये कि पड़ोसी पहले पड़ोसी है, उसके बाद में दूसरा है। तो इस नीति को उन्होंने अपनाया है। मालदीव हिंद महासागर में पड़ोसी पहले को ये यूँ भी कहा जा सकता है कि इंडिया फर्स्ट। इसमें एक और नीति है जिसमें कि इंडिया फर्स्ट के नाम से है। नेक्स्ट आ जाइए, मालदीव हिंद महासागर में 1200 प्रवाल द्वीपों का समूह है। ये हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं, जो चीन, जापान, भारत जैसे देशों को निरंतर ऊर्जा की सप्लाई करता है। ये ऊर्जा की सप्लाई की गारंटी देता है। भारत ने मालदीव के साथ कई द्विपक्षीय संधियाँ की, जैसे कि 1976 में समुद्री संधि और 1981 में एक जो है व्यापार समझौता किया था। 1981 में एक व्यापार समझौता किया था, व्यापक व्यापार समझौता।
व्यापार करने के लिए एक दूसरे देशों में आपस में ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक व्यापार समझौता किया गया था। ऐसे ही 1986 के पूर्व में प्रधानमंत्री राजीव गांधी माले मालदीव में है, माले यात्रा में वहाँ पर जो है एक चिकित्सा परिसर यानी कि एक हॉस्पिटल जो है बनाने के लिए वहाँ पर उनको वित्तीय सहायता दी गई थी। राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और वहाँ पर एक अस्पताल बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 5, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बल को अप्रैल 2006 यानी सैन्य सहायता भी देता है। सैन्य जितनी भी ज़रूरत है नौसेना की है या वायुसेना की है, ये सब जो है मालदीव की ज़रूरतें जो भारत के द्वारा भी पूरी की जाती है, जिसमें कि नौसेना से एक फ्रिगेट क्लास अटैक प्राप्त हुआ। नौसेना से एक फ्रिगेट क्लास अटैक प्राप्त हुआ था। एक यहाँ पर एक फ्रिगेट क्लास जो अटैक था, नौसेना ने यहाँ पर भारतीय नौसेना ने मालदीव को दिया था। अब आ जाता है नंबर 6, रक्षा प्रशिक्षण उपकरणों के लिए मालदीव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने बहुत ही लचीली यानी कि फ्लैक्सिबल, अगर मालदीव को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए भारतीय सरकार ने एक फ्लैक्सिबल पॉलिसी है, लचीली पॉलिसी है। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा कठोर है। उसके लिए अगर किसी भी चीज़ की वहाँ पर सप्लाई होनी है, किसी भी चीज़ का ट्रेड है या कोई सी भी ज़रूरत है तो यहाँ से ले जाई जाती है। नेक्स्ट आ जाइए जुलाई 2022, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। जुलाई 2022 में भारत और मालदीव के बीच न्यायिक सहयोग। अब देखिएगा यहाँ पर जो है जुडिशरी में भी आपस में इनका कोऑपरेशन हो गया है। कैसे हो गया है? मालदीव के बीच न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब उसमें न्याय में कैसे ये एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं? इसमें क्या करना था कि अदालतों को जो भी कोर्ट्स से उनको डिजिटल लुक देना था, यानी उसमें सारा जो है डिजिटल बनाना था। और दोनों देशों में आईटी स्टार्टअप व्यवसायों के अवसरों में इस डिजिटल से क्या हो जाता था, क्या फ़ायदा था कि आईटी सेक्टर्स में जितना भी है उसको कई गति प्रदान करता है, व्यवसायों के अवसरों में सुधार करता है, व्यवसाय में अवसर मिलते हैं। जैसे भी डिजिटल होता है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी देश है, डिजिटल होता है तो डिजिटल कंपनियां और डिजिटल के क्षेत्र में जितने भी लोग होते हैं उनको रोज़गार मिलता है। अब आ जाता है कि यहाँ पर भारतीय लोग कितने हैं। देखिए यहाँ तक ही आपकी वीडियो खत्म हो गई, तो इसमें अब आ जाता है कि भारत के साथ में इतने लचीले संबंध क्या है, भारत से इसे क्या फ़ायदा है जो भारत के साथ में इस तरह से फ्लेक्सिबल है। तो भारतीय जो है यहाँ पर भारतीयों की जनसंख्या जो है वो 29,000 यहाँ पर भारतीयों की जनसंख्या है। उसमें ज़्यादातर जो 27% जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर यहाँ के स्कूलों में 27% जो भी टीचर्स हैं वो मिडिल स्कूल हो या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल हो, उनमें सब में यहाँ के 27% शिक्षक जो है वहाँ के स्कूलों में है। इसके अलावा यहाँ से डॉक्टर है, नर्स है या फिर जो लेबर है, श्रमिक है, वो भी यहाँ पर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने मालदीव में देखी। लेकिन मालदीव में अब जो वर्तमान स्थिति है मालदीव में, वहाँ पर जो है कट्टरपंथी ग्रुप जो है वो अब इन्वॉल्व आने लगे हैं चरमपंथी ग्रुप। और चरमपंथी समूह जो है, कट्टरवादी जो समूह है मुस्लिम चरमपंथी, वो कहीं न कहीं जो है तख्ता पलट या किसी भी तरीके के बदलाव से इनकार करते हैं। सरकार में हो या फिर समाज में हो, सामाजिक ढर्रा जो कि उनका पारंपरिक है उसमें किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करते हैं। इसलिए यहाँ पर चरमपंथी कट्टरपंथी ग्रुप जो है वो आ गए हैं। इसी बीच अब्दुल गयूम के बारे में हमने पढ़ा था। तो उन्होंने जो है ये एकात्मक राष्ट्रपति शासन से वो चाहते थे कि लोकतंत्र की तरफ
देश जो है लोकतंत्र की तरफ बढ़े, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े। लेकिन जो चरमपंथी समूह है वो ये सब नहीं चाहते और कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियाँ, हत्या या और भी जो रीजनल लेवल पर है, ये चरमपंथी ग्रुप कहीं न कहीं उसमें हस्तक्षेप करते रहते हैं। तो आज के हालातों में जो मालदीव है वो चरमपंथी समूहों का एक तरह से वहाँ पर कोई भी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं और वहाँ पर वर्तमान मौजूदा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, वो सब स्थिति एक कट्टरपंथियों के नीति और नियमों के अनुसार ही चलती आ रही है और सरकार चाहे भी तो भी बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो ये था आपका मालदीव के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो तक हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।